नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे सोने की, जहां पर चमक फिर से बढ़ती हुई नजर आई है। इंडियन मार्केट्स में हमने ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते देखे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी क्लोजिंग बेसिस पे यहां पर ऑल टाइम हाई सोने ने छुआ है। अब यहां से किस तरह की स्थिति रह सकती है, कैसे करें कारोबार, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर इनिशियल तेजी के बाद अब मुनाफा वसूली है और 83 के लेवल यहां पर ब्रेंट पे होल्ड होते हुए नजर नहीं आए। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर मसालों की, जहाँ पर हल्दी में मुनाफा वसूली है, जीरे में एक ट्रेंड है, धनिया ऑफ कोर्स ऑन द हायर साइड है। यहाँ पर कैसे करें कारोबार, इन सब पर चर्चा हम करेंगे आज। हमारे साथ सोने पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा, ट्रू इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर हेड कमोडिटी एंड करेंसी किशोर नारने, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे चंद्रकांत ट्रेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के जंग ठक्कर। बात करेंगे यहाँ पर सोयाबीन पर भी। लेकिन सोना क्लियरली यहाँ पर इन द हेडलाइंस है और ये ऐसा एक समय है जहाँ पर इक्विटी भी ऑन द हायर साइड है, सोना भी चल रहा है, क्रिप्टो करेंसीज में अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। किशोर, कैसे देखते हैं ओवरऑल जो मार्केट का स्मार्ट मनी मूवमेंट है और यहाँ से अब गोल्ड प्राइसेस को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन? Manisha, I think there are 2-3 things. One is that US का थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन देख रहे हैं, थोड़ा इन्फ्लेशन में भी हल्का सा स्लो डाउन देखा है। सो एंड चाइनीज स्पेशली जो कल का और आज का जो डेवलपमेंट्स है कि प्रॉबली एक लार्ज स्टिमुलस का रूल आउट किया है एंड देन थोड़ा बहुत जो ग्रोथ को भी इन लोग ने सबड्यूड रखा है। तो आई थिंक ग्लोबल स्लो डाउन जो है, आई थिंक दैट इज एक्चुअली स्टिमुलेटिंग एक पॉजिटिव मोमेंटम फॉर गोल्ड, बिकॉज जब भी आप ग्लोबल स्लो डाउन देखेंगे तो प्रॉब्ली द केस फॉर इंटरेस्ट रेट कट्स और स्ट्रेंथन हो जाता है। जो ऑफलेट स्पेशली जनवरी फरवरी में जो रेट कट्स को लेकर जो मार्केट चिंतित था कि शायद रेट कट में डिले होगा, वो अभी वापस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव सेंटिमेंट्स थोड़ा वो रिसॉर्ट हो रहा है एक्चुअली। सो इन दैट सेंस गोल्ड आपको हायर लेवल्स पे दिख रहा है और मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। प्रॉब्ली इवन इन करेंट सिनारियो आपको यहाँ से 4 to 5% आपको जो रैली है अगले 3 महीने में दिखना चाहिए। बट अगर एब्सोल्यूट अगर शॉर्ट टर्म देखें तो प्रॉब्ली आपको 65,000 65,200 तक भी आपको अपसाइड दिख सकता है। दिस इज एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म फॉर द नेक्स्ट मे बी 1-2 दिन के लिए। एक लॉन्गर टर्म की किशोर अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम 2200, 2300, 24 तक के भी यहाँ पर लेवल्स इस साल के अंत तक बताए जा रहे हैं। आपको लगता है इतनी बुलिशनेस यहाँ पर देखने को मिलेगी? अगर आएगी भी तो उसके लिए क्या कैटलिस्ट बनता हुआ देखेंगे आप? आई थिंक साल के अंत तक थोड़ा सा मुश्किल है, बट बिकॉज मेरा पर्सनल मानना है कि प्रॉब्ली यहाँ पे मैक्सिमम जो है 2 रेट कट हम 2024 का कैलेंडर ईयर में देखेंगे। जो पहले हम साल के शुरुआत में ये स्टार्ट किया था कि मार्केट ये एक्सपेक्टेशन से शुरुआत किया था कि 4 रेट कट होगा, उसके बाद 3 रेट कट हुआ। मेरे हिसाब से 2 रेट कट से ज़्यादा नहीं होगा। अगर हो सकता है कि हालांकि एक ही रेट कट होगा, वो भी अगस्त सितंबर में होगा, और एंड नवंबर दिसंबर का जो रेट कट है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। सो पेस ऑफ द रेट कट्स 2024 में कम रहेगा, 2025 में ज्यादा रहेगा। आप 2025 का फर्स्ट सेकंड क्वार्टर तक अगर बात करेंगे तो प्रॉब्ली मेरा व्यू भी है कि $2380 मतलब 2380 के आसपास का आपका लेवल्स देख सकते हैं। आई थिंक दैट कुड एक्चुअली ट्रिगर फर्दर रैली इन रुपी ऑल्सो। प्रॉब्ली वो रुपी टर्म्स में भी आपको एनीथिंग क्लोज टू अराउंड 72,000 तक भी आपको अपसाइड देख सकता है। ओके संयम मेहरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। संयम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। और आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल गोल्ड की इस मूवमेंट को, कितनी सस्टेनेबल ये लग रही है? हालांकि जैसे मनीषा जी ने भी मेंशन किया, अब जो टेस्टिमनी कल फेड चेयरमैन की तरफ से जारी होगी उस पर नजरें बनी हुई हैं, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी परसिस्ट करता है, स्पेशली रेट कट सिनेरियो को लेकर यहाँ से कि जून में होगा, अगस्त में होगा या कैसे रहेगा? कैसे देखते हैं आप फिलहाल इन डेवलपमेंट्स को और क्या राय है प्राइसेस पर? 2120 के आसपास के जो गोल्ड रेट्स हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जो रैली है अभी और टेक्निकल्स हैं और जो कपर सॉसर जो टेक्निकल्स के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है, 2050 के आसपास गोल्ड जाना चाहिए। गोल्ड का हर चीज की तरफ से यूएस के जो भी डाटा आए हैं उसके अंदर पॉजिटिव ही है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, जॉबलेस का हो, होम्स का डाटा हो, तो सब चीजें गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही रही हैं। और जो भी एचएनआई की बाइंग पूरी फंड्स के अंदर अपनी पोजीशंस को स्ट्रांग रखा है, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले 7 to 10 डेज मिनिमम गोल्ड अभी ऊंचाई पे ही रहेगा। 64,500 का
$500 तक भी गोल्ड जा सकता है, लेकिन 15 से 20 मार्च को जो इतना गोल्ड है, एक बार $50 की करेक्शन आ सकती है। लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखेंगे तो मुझे ये साल गोल्ड 2350 से $2400 तक दिख रहा है, जो 68 से 70,000 के करीब होगा। इस प्राइस बढ़ने से बाइंग थोड़ी सी हिट होगी मार्च के अंदर, और अगर जो सीजन आएगा उसके हिसाब से बाइंग वापस फिर से चालू हो जाएगी। संयम, यूजली हम देखते हैं जब प्राइस राइज होता है तो इंडियन मार्केट्स में एक हल्का सा डिस्काउंट बनता है। एज ऑफ नाउ क्या स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, वो एक सवाल है। और दूसरा, हम जानते हैं कि यूजली 30 से 35% यूजली एक्सचेंज का सोना होता है कि मैं आपके पास कुछ लेके आऊँ, उसमें नया गोल्ड ऐड करूँ और लेके जाऊँ। क्या वो स्थिति अब भी बरकरार है या फिर रिसाइकल्ड एक्सचेंज गोल्ड बढ़ता हुआ दिखा? देखिए, जब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो इमीडिएटली जितने भी रिटेलर्स जो एंड कंज्यूमर है वो एक्सचेंज करने आते हैं, सोना वापस बेचने आते हैं। और हर साल 20% तो ये होता ही है। 150 टन के ज्यादा गोल्ड जो है वो एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी बनता है या कैश आउट होता है। तो आने वाले दिनों के अंदर 7-10 डेज के अंदर यही फॉर्मेट दिखेगा, जहाँ पर सोना लोग बाय करने बेचने आते हैं और बेच के अपना पेमेंट लेके जाते हैं और अपना नफा करते हैं कंज्यूमर्स। तो वो ट्रेंड अभी 7-10 डेज दिखेगा और मुझे लगता है करने में भी कोई हर्जा नहीं है। $2150 तक भाव बढ़ सकता है, फिर 57 की एक नीचे भाव आएगा, तो मुझे लगता है ये करने में भी कोई दिक्कत नहीं और ये प्रोसेस चलेगी अब। और दूसरा चीज कि क्या गोल्ड थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट पे आना शुरू हुआ है इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि कोई बहुत बड़ी ज्यादा शादियां यहाँ पर नहीं है, तो क्या वो इम्पैक्ट आया है? नहीं, मुझे लगता है कि जो रेट्स हैं वो वही हैं, अभी जो रेट्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर और बिल के अंदर जो रेट्स अवेलेबल हैं वो मैच कर रहे हैं, और कोई ऐसा डिस्काउंट्स अभी नहीं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जैसे $10-20 और बढ़ेगा तो ये डिस्काउंट्स अभी दिखने चालू हो जाएंगे। संयम, आगे के लिए डिमांड कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से? डिमांड ये महीने मुझे लग रहा है मार्च के अंदर काफी लो रहेगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से भाव बढ़ा है तब अचानक से कस्टमर रुक जाता है बाइंग के। हम एंटिसिपेट करता है कि हम कितना भी कहें कि भाव और भी जोर से बढ़ जाएंगे, $50 बढ़ जाएगा, ₹1,00,000 और बढ़ जाएगा, लेकिन वो रुक जाता है। जो बाइंग है वो रुक जाती है मार्च के अंदर। वैसे भी जो उनकी बुक्स क्लोज होती है पूरे इंडिया के अंदर मार्च एंडिंग की, उसके वजह से भी बाइंग थोड़ी कम होती है, तो रेट भी बढ़ गए हैं तो बाइंग अभी कम रहेगी। अप्रैल 1 से वापस बाइंग वापस चालू होगी, जो 10-15 में अक्षय तृतीया तक रहेगी। ओके, तो मार्च में डिमांड थोड़ी सुस्त रह सकती है, अप्रैल ऑनवर्ड्स डिमांड में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ से और इंच अप हो सकते हैं, 65,500 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्लोजली मार्केट वॉच करेगा ग्लोबल क्यूज को। शुक्रिया संयम, शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए, गोल्ड पर साथ ही फंडामेंटल्स पर भी कमेंट करने के लिए। क्विकली एक राय सिल्वर पर भी ले लेते हैं। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप सिल्वर के प्राइसेस को? यहाँ भी हमने स्ट्रेंथ इमर्ज होते हुए देखी है, 73,000 के आसपास घरेलू बाजार में प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। क्या राय है इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल, 69,000 से बढ़कर इस 73,500 के आसपास है। ये मुझे लगता है इसमें 900 से 1,000 रुपया और भी बढ़ सकता है। 74,400, 74,500, जब तक गोल्ड में मोमेंटम है, सिल्वर फॉलो थ्रू रैली जरूर देगा। 74,400, 400-500 के आसपास मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी शॉर्ट टर्म मुनाफा वसूल की जाएगी, और जो भी लॉन्ग पोजिशन है मुझे लगता है वहां पर एग्जिट बिल्कुल बनती है। ओके, चलिए, तो ये राय रही है आपके लिए सिल्वर पर। आगे बढ़ेंगे और अब बात थोड़ी सी कच्चे तेल की भी कर लेते हैं, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट $83-84 के आसपास ही है। घरेलू बाजार में 6500 के ऊपर भाव आ चुके हैं, और रिसेंट जो स्ट्रेंथ इमर्ज होते हुए देखी थी हमने वेरियस डेवलपमेंट्स के मद्देनजर, वो फिलहाल सस्टेन होती हुई दिख रही है, लेकिन रेंज जो है वो ऊपर की तरफ डेफिनेटली थोड़ी सी कच्चे तेल की शिफ्ट होते हुए दिखाई दी है। किशोर, क्या राय है आपकी कच्चे तेल पर लेवल से, और कोई स्ट्रैटेजी रहेगी क्या? ओके, लुक्स लाइक यहाँ पर किशोर को आवाज़ पहुँच नहीं पा रही है, लेकिन एनर्जी की बात जैसे यहाँ पर दीपाली कर रही थी कि बढ़त के बाद कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप दिनेश जी इस लेवल्स को, क्योंकि कच्चे तेल में कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन लो से एक डेफिनेट गेन हमने यहाँ पर नेचुरल गैस में आता हुआ देखा है। जी बिल्कुल, क्रूड की अगर बात करते हैं तो 6550 एक ऐसा स्तर था जिसके ऊपर ये मार्केट बिल्कुल क्लोज नहीं हो रहा था, लेकिन हमने इसमें क्लोजिंग देख ली है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्टिव डिप आया कि 6480-85 के आसपास अगर क्रूड मिलता है तो यहाँ पर एक बाइंग, एक खरीदारी का अवसर रहेगा। दोबारा मुझे लगता है कि 66 तो 66 10-20 के आसपास एक निश्चित तौर से जा सकता है।
6420 जब तक नहीं ब्रेक करता, मुझे लगता है अपसाइड इसमें इंटैक्ट रहेगा। थोड़ी सी ट्रेंड रिवर्सल मुझे देखने मिल रही है, हो सकता है कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट बनकर आए जो बाजार को ऊपर लेकर जाए। वहीं पर मैं अगर एनजी की बात करूं तो मुझे लगता है 164-65 की एनजी बेचनी चाहिए। 172 के स्टॉप लॉस से दोबारा 148 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। तो ये बात हुई कच्चे तेल और साथ साथ नेचुरल गैस के। बेस मेटल्स पर भी एक राय ले लेते हैं। बेस मेटल्स हालांकि आज के सेशन में रेंज बाउंड ही हैं, थोड़े सॉफ्ट ही हैं, लेकिन हमने तो रीसेंट रिकवरी देखी है, बट मोर और लेस रेंज में ही रहे हैं। कैसे देखते हैं आप बेस मेटल्स को फिलहाल, किशोर? अभी वापस बंद है, अभी कुछ नहीं। आ रही है आप तक? शायद किशोर तक ऑडियो नहीं जा रही है। और बेस मेटल्स पर तब तक, इनफैक्ट अगर अभी का प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो कॉपर, एल्यूमिनियम दोनों ही लाल निशान में है। जिंक में थोड़े अपटिक्स देखने को मिल रहे हैं, 1% के ऊपर प्राइसेस कारोबार करते हुए 216-217 के आसपास। लेकिन एक आउटलुक ले लेते हैं पूरे ही पैक पर और साथ ही साथ ट्रेड्स भी समझते हैं। किशोर जब तक कनेक्ट होते हैं तब तक एक बार दिनेश जी का व्यू भी ले लेते हैं। दिनेश जी, आपका क्या व्यू है बेस मेटल्स पर? जी, बेस मेटल्स में रिकवरी बिल्कुल देखने मिल सकती है। जैसे सिल्वर की रिकवरी आई, सिल्वर भी इंडस्ट्रियल यूज मेटल्स है, बेस मेटल भी इंडस्ट्रियल यूज होती है। तो मुझे यूं लगता है कि कॉपर में है 224-227 ये दायरा, सॉरी 727 726 ये जो रेंज है, यहाँ पर एक बाय का अवसर मिलेगा दोबारा एक बार 737 के लेवल से। मैं बात करूं तो मुझे लगता है 202.50 एक ब्रेकआउट लेवल है। 202.50 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे लगता है 206.50 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर पर नजर रखी जा सकती है। जिंक थोड़ा सा मुझे लगता है 218 के लेवल पर रुकना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रहा बात हुई बेस मेटल्स की और कुछ ट्रेड्स की। रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस। चलो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 मार्च से मलेशियन एक्सचेंज में सोया ऑयल तेल लॉन्च होने वाला है। क्या है पूरी खबर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चंद्रकांत एंड कंपनी ट्रेड सर्विसेज के जयंग ठक्कर। जयंग जी नमस्कार। एक बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर इंडियन मार्केट्स के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कमोडिटी सस्पेंडेड है फ्यूचर्स ट्रेड के लिहाज से, हेजिंग के लिहाज से, और हम चाइना को काफ़ी हद तक देखते हैं बहुत पहल करते हुए काफ़ी कमोडिटीज़ के लिए। पाम तेल तो वहाँ पर अच्छा खासा चलता ही है, और अब यहाँ पर जिस तरह से सोया की भी बात की जा रही है, मलेशियन एक्सचेंज पे यहाँ पर ये होने जा रहा है। मलेशिया ऑफ कोर्स पाम का एक बड़ा उत्पादक एक्सपोर्टर देश है, लेकिन सोया को भी अब यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। इस मूव को आप कैसे देखते हैं और इंडियन मार्केट्स के लिए अब इसके क्या मायने हो जाएंगे? धन्यवाद मनीषा जी। पहले तो सोया ऑयल जो दूसरा मलेशिया डेरिवेटिव में जो लॉन्च हो रहा है, उसका बेस उन्होंने डालियन फ्यूचर्स रखा है। तो इनका सारा ध्यान सिर्फ उसमें ही है कि चाइनीज हेजर्स जो आज डालियन एक्सचेंज पे हेज करते हैं, वो अब मलेशिया में हेज करें। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल होता है तो इट विल बी अ वेरी गुड हेज वो पाम ऑयल सीपीओ वर्सेस सोया ऑयल। इससे इंडियन मार्केट्स को कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ट्रेडिंग ऑन सीबॉट, मींस वी आर चेकिंग सीबॉट एंड we do more of Argentina soya CNF and Brazil soya CNF। हाँ, एक लॉस जरूर है, बट वो सरकार की नीति है, उन्हें नहीं चाहिए HDX या MCX सोया ऑयल रन, so something which is not in our hand, तो हम उस पर कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। जयंग जी, जैसे आपने कहा कि एज ऑफ नाउ हम यहाँ पर सीबॉट तो देखते ही हैं, डालियान भी देखते हैं, इवन एज हमारी डीलिंग्स यहाँ पर अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील के साथ भी है, इंडोनेशिया के साथ भी है काफ़ी स्ट्रांगली। लेकिन जिस तरह से हमने पिछले कई सालों में देखा है कि बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ यहाँ पर एग्री में चाहे प्राइस डिस्कवरी है या फिर रेफरेंस प्राइस के लिहाज से है, लीड लेती हुई नजर आई हैं। क्या अब एज एन इंडस्ट्री आप यहाँ पर US एंड चाइना के साथ साथ मलेशिया के प्राइसेस भी देखना चाहेंगे? It will all depend कि how the liquidity works on this exchange, कितनी liquidity आती है, and basically Chinese producers कितना hedge करते हैं Malaysian futures पे of soya oil। मुझे लगता नहीं कि वो ज़्यादा volume आ सके। It would take 4 to 5 months for us to take any guesses के price discovery soya oil का मलेशिया से होगा, because basically it's a Dalian exchange so it should not be that attractive for us, at least for Indians के लिए इतना attractive नहीं होगा।
ओके अच्छा, एक एक राय आपकी जयंक, प्राइसेस पर भी हमने सोयल के प्राइसेस में कंसिस्टेंटली प्रेशर देखा है। अब यहाँ से प्राइसेस की ट्रैजेक्टरी कैसी है आप देख रहे हैं? और साथ ही साथ मलेशियन पाम ऑयल की भी अगर हम बात करें तो वहां भी प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक है? हाई प्रोड्यूसिंग सीजन फ्रॉम अप्रैल, उनकी सीजन शुरू होती है। करंटली उनका प्रोडक्शन डाउन है, उनके एक्सपोर्ट्स भी थोड़े बहुत रीजनेबली डाउन है, बट कमिंग टू रमजान फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ प्रोडक्शन और कम होगा, तो मोटा मोटी पाम ऑयल के प्राइस सस्टेन्ड रहेंगे, एक $10-20 प्लस माइनस ही रहेंगे, बिकॉज दे आर ट्रेडिंग एट a huge premium to soya oil and to sun oil. And coming to soya and sun, soya will be under pressure. ब्राजील अर्जेंटीना के क्रॉप्स नेक्स्ट मंथ से शुरू होंगे, जून जुलाई से, तो सोया सन विल बी इन प्रेशर। ओवरऑल आई थिंक ऑयल कॉम्प्लेक्स विल बी रेंज बाउंड टिल अप्रैल फर्स्ट वीक एंड अप्रैल सेकंड वीक। बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। एक फाइनल सवाल जयंक जी, और ये इंपोर्ट्स को लेकर है, कैसे देखते हैं इंडियन एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स आप एज ऑफ नाउ, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में गिरावट देखने को मिली थी, क्या अब कुछ स्थिति यहाँ पर स्टेबल हो रही है? मनीषा जी, इंपोर्ट्स इतने ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि लोकल सॉफ्ट ऑयल्स की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट मंथ से हमें मस्टर्ड शुरू हो जाएगा एंड वी हैव सोया आल्सो विद अस, कॉटन भी है। सो इंटीरियर्स ऑफ इंडिया में लोकल ऑयल ही चलेगा। Imported oil will only be the port areas, port regions and South Peninsula where there is less of soft oil, less of soya oil. So I think so it will just be a range bound trading for the next till April end. कोई बड़े मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ मैं। ओके, चलिए शुक्रिया जयंक जी अपने व्यूज देने के लिए। तो प्राइसेस पर भी यहाँ पर कमेंट किया, यहाँ पर पाम ऑयल के प्राइसेस सस्टेन रह सकते हैं, सोयल के प्राइसेस में प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है, इंपोर्टेंट्स पर भी कमेंट करते हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे और दिनेश तुम्हारे हमारे साथ बने हुए हैं एग्री कमोडिटीज की ओर फोकस करें तो आज के सेशन में वापस जो स्पाइसेस का पैक है वो लाल निशान में कारोबार कर रहा है कल की स्ट्रेंथ के बाद। बाकी रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही बाकी कमोडिटीज में देखने को मिल रही है। दिनेश जी पहले तो बताइए कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या एग्री पैक से? जी बिल्कुल, कॉटन सीड ऑयल से थोड़ा सा मोमेंटम स्ट्रांग लगता है। मुझे लगता है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अभी 2730-35 के आसपास अगर ट्रेड करता है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा, मार्च नियर टू एक्सपायरी आ गया, अभी 2730-35 के आसपास बाइंग बनती है। मुझे लगता है 85 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। कॉटन सीड ऑयल के एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग काउंटर नजर आता है। साथ ही साथ मुझे लगता है धनिया जो ऐसा काउंटर है इसमें स्विंग 50% कम है, यील्ड लॉसेस भी है और जो बरसातें हुई है उससे थोड़ा बहुत डैमेज भी हुआ है। एक्सपोर्ट डिमांड इसमें निरंतर है और डोमेस्टिक भी इसमें एग्रेसिव है। तो मुझे लगता है 81.5 का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट धनिया बाइंग करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 83-40 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है और 79 का इसमें 79-80 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। दो पिक मुझे एग्री की हद तक काफी बढ़िया लगती है। अगर मैं हल्दी की बात करूं तो मुझे लगता है कि 17,600 17,700 की हल्दी एक बार थोड़ी सी डिस्काउंटेड है, प्राइजेस ऑलरेडी ज्यादा उछले लेवल्स पर है। यहां से नीचे अगर 17,000 के अंदर कोई लेवल आता है तो ही खरीदारी का अवसर ढूंढे, वरना यहाँ पर शॉर्ट टर्म थोड़ा सा इसमें एग्जिट बनता है। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली अक्रॉस बोर्ड देखने को मिली है। कल जिस तरह का यूफोरिया था बाजार में वो काफ़ी हद तक आज डाई डाउन होता हुआ नजर आया है और पैसा लोग निकाल के यहाँ पर ले जाते हुए दिखे हैं। कॉटन पर क्या व्यू है दिनेश जी आपका, क्योंकि यहाँ पर भी दैट इनिशियल तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली है, लगातार कुछ गिरावट हम रोजाना यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। जी हमारा जो कॉटन मोस्टली मूव कर रहा था वो इंटरनेशनल आइस कॉटन के हिसाब से मूव कर रहा था, वहां पर 30% की तेजी आई थी। $103 तक जो प्राइसेस गई, अभी 95 के राउंड मतलब ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है उसी के चलते हमारे यहाँ जो 1665-70 जो लेवल्स गई थी वहां से अभी मुनाफा वसूली हुई है। बट अभी इन लेवल पर मुझे लगता है एक बार दोबारा खरीदारी करके उभर कर आएगी मार्केट में। और एनसीडीएक्स अप्रैल जो कॉन्ट्रैक्ट है मुझे लगता है कि 1645-1650 की रेंज में बाय करना चाहिए। दोबारा 1685 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं और 1625 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके लिए कपास पर और बाकी कमोडिटीज पर। एक क्विक कमेंट ले लेते हैं ग्वार पैक पर भी, जहां पर रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही दिखाई दे रही है फिलहाल। तो क्या राय रहेगी आपके दिनेश ग्वार पैक पर? बिल्कुल अभी नहीं है, मुझे लगता है करीब 1 महीने से रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। 5250 जो कॉन्ट्रैक्ट मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है 5250 के आसपास आता है, दोबारा 5350-5400 के आसपास आता है। इसी दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। डीमैट का माल निरंतर बढ़ रहा है, करीब 36,000 टन डीमैट ग्वार लग चुका है और प्राइसेस को प्रेशराइज कर रहा है, अपसाइड मूव करने से रेस्ट्रिक्ट कर रहा है।
बट फिर भी 5250 5350 यही रेंज अभी इसमें मेंटेन करेगी और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि निचले स्तर पर बाय करना चाहिए, 5350 5400 के आसपास इसमें सेल करके चलना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री कमोडिटी पैक से भी जो आपकी स्क्रीन पर हैं। शुक्रिया दिनेश जी शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मल्होत्रा के साथ। नमस्कार।